हेलो यूट्यूब। कुछ टाइम का गैप के बाद से वीडियो बन रही है, तो आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया, यहाँ हेडिंग भी देख ली। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स या इलेक्ट्रिसिटी के कंप्लीट चैप्टर के पीवाईक्यू को हम टारगेट करेंगे। थ्योरी कम रहेगी, न्यूमेरिकल सेक्शन यहाँ से ज़्यादा आता है। टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे यहाँ देखो। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ऑफ 6 ओम ईच, है ना, सो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ ए रेजिस्टेंस इज 9 ओम। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 6 ओम के 3 रजिस्टर हैं अपने पास, है ना। इनसे हमने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो 9 ओम आ जाए। तो इनको कैसे कंबाइन करेंगे या कॉम्बिनेशन कैसा रखेंगे? देखो, आप लोगों को पता है, अगर सीरीज में रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 12 18, है ना। और पैरेलल में रख दूंगा तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, मतलब दोनों। चलो सोल्व भी कर देते हैं। 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 1/2, मतलब टोटल 2 आएगा। तो सीरीज में करूं तो 18 आ रहा है, पैरेलल में करूं तो 2 आए। तो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, कुछ सीरीज होगा कुछ पैरेलल होगा, ऐसा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन रहेगा जिससे जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है ये कितनी आ जाए, 9 ओम आ जाए। तो देखो, अगर देखो 2-3 क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो आप रिपीट भी कर सकते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। दो को तो आप क्या करें, पैरेलल में करें, और एक को क्या करें, आप सीरीज में करें, है ना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, 2/6, मतलब 3 हो जाएगा। 3 को 6 के साथ जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा। मतलब 2 को पैरेलल में रखो, एक को इसके साथ, फिर जो रिजल्टेंट आएगा इसको सीरीज में जोड़ दो इसके साथ, है ना। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने ऐड करा है। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांस मेरी तरफ से सुपर डुपर इंपोर्टेंट लगा लेना। ये तो रिपीटेड है, सेम वैल्यू के साथ है, इसलिए मैंने बताया है। देखो, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंजप्शन, है ना। पावर कंजप्शन बताना है किसमें, 2 ओम में। तो 2 ओम में निकालने के लिए देखो, पावर का एक नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, P इजिकल टू वी आई होता है, ठीक है। अगर ओम्स लॉ की जगह V इजिकल टू आई आर रख दूं यहाँ पे, तो पावर क्या हो जाएगा, I की जगह R, V की जगह आई आर रख दूं तो आई स्क्वेयर आर, ठीक है। और अगर I की जगह पे रख दूं वैल्यू, तो V अपॉन R की वैल्यू क्या होती है, I होती है। तो P क्या हो जाएगा, V स्क्वेयर अपॉन में R, है ना। ये दोनों फॉर्मूले हो सकते हैं। तो देखो, हमें क्या चाहिए, I चाहिए पहली बात तो इसका R इक्विवेलेंट निकालो। ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज में डायरेक्ट जोड़ दो तो 3 हो जाएगा। लो, इसको रब कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं। चलो, जो R इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। और जो मेरी V की वैल्यू है वो कितनी है, 6 ओम। कहाँ लिख दिया, 6 वोल्ट आएगा, है ना, 6 वोल्ट आएगा। तो I कितना हो जाएगा, V इजिकल टू आई आर के फॉर्मूले से 6 इज इक्वल टू आई इंटू 3, मतलब आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। 2 ओम में निकालना है, इसका मतलब आर, आर वाला रिलेशन कौन सा है, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर वाला, है ना। तो P पावर निकालेंगे, आई स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और इंटू आर कितना है 2, मतलब पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 वोल्ट। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चंस पेपर में 1 या 2 नंबर में जरूर आएंगे। आप उस वाले पैटर्न को भूल जाओ कि डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा ओम्स लॉ क्या होता है, 2 नंबर में बताओ, वी आई का ग्राफ। पूछा जा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चांसेस कम है थोड़े से। उसकी एप्लीकेशंस पूछी जाएंगे, किसी भी फॉर्मूला की या कोई भी एक्सप्रेशन है उसकी कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो वाली बात पूछी जाएगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, किस रेट के ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। जनरल आप लोगों ने फॉर्मूला भी देखा होगा, P इजिकल टू वी आई का जो जनरल फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन मैंने अभी इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल बताया था, इसमें आपको बताया था V इजिकल टू आई आर। ओम्स लॉ के हिसाब से I की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो V अपॉन R हो जाएगा, और V की जगह रखेंगे तो आई आर हो जाएगा। इनमें से कोई भी वैल्यू आप रख के 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। देखो, इसने क्या पूछा है, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो I की वैल्यू पुट कर दो। I की वैल्यू पुट करेंगे तो V अपॉन R, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R हो जाएगा। और रेजिस्टेंस R के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो हो ही गया, मतलब V और R के रेस्पेक्ट में पूछा, यही वाला फॉर्मूला लगाओ। क्लियर। इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल वगैरह भी आते हैं, एनसीईआरटी की बुक वगैरह में भी है, आपके रेफरेंस बुक जो भी लगा रखी है उसमें भी है, ठीक है। देखो,
अच्छा क्वेश्चन ये है, एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू वर्क ऑन द मेन वोल्टेज इतना, दिस ओवन कंज्यूम्स, ये क्या गिर गया, दिस ओवन कंज्यूम्स 11 यूनिट, है ना, 11 यूनिट कंज्यूम करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, क्या हो गए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम होता है। तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, E बाई टी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है, 11 यूनिट, है ना। तो इसको, ये किलोवाट में होता है, आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर। इसको वाट में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,000 वो, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, 5 घंटे, तो आवर में ही रहने दो, 5 से हो जाएगा, 5 से काटूंगा तो 22 पंजे 110, तो पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2200 वाट, है ना। अगर किलोवाट में लिखोगे तो 2.2 किलोवाट, है ना, दोनों एक ही बात। तो पावर रेटिंग होगी, करंट पूछा है, करंट कैसे निकलेगा, करंट का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, P इजिकल टू वी आई लगा दो, है ना, सिंपल। तो पावर कितनी है 2200 इजिकल टू वोल्टेज कितना है 220 इंटू आई, आई निकालेंगे ये इसके नीचे आ जाएगा 220, 0 से 0 22 से करूंगा तो 10 पे, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 एम्पियर, है ना। रेजिस्टेंस निकालना हो तो देखो V पता है अपने को, I पता है, R निकालना है, ओम्स लॉ लगा दो, V इजिकल टू आई आर। V कितना है 220 और I कितना था 10 इक्वल टू R इंटू आर, इससे ये कट जाएगा तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 ओम। क्लियर। 2 से 3 चीजें ऐसे पूछ के आपको 2 या 3 नंबर में ऐसे पूछेगा, आप डायरेक्ट ये भी मत सोचना कि V इजिकल टू आई आर ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आएगा और उसी में 3 नंबर आ जाएंगे ना, 2-3 चीज निकलवा के पूछेगा आपसे। और भी अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, आज शाम को कोशिश करेंगे, आज शाम को तो क्या बोलूं, ये वाली वीडियो है ये तो प्रॉपर PYQ पे रहेगी, और वैसे लाइव क्लासेस वगैरह हमारी चलती है, उसके अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या हॉट क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम टारगेट करते हैं, और किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो चीजें वहाँ डिस्कस होती है। तो आप लोग चैनल के ऊपर सारी तरह की वीडियो जो बनती है उनको देखने की कोशिश करा करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आओ। कुछ टेक्निकल इशू थे, कुछ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से हमने वीडियो को कल यहाँ पे होल्ड कर दिया था। आज देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, राइट द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बतानी है क्या होती है, मतलब रो के बारे में बात करी है, शेप ऑफ सिलेंडर एल लेंथ का है, तो आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये वाला फॉर्मूला आपको चिपकाना है। आर क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, रो क्या होता है रेजिस्टिविटी होती है, एल क्या होता है लेंथ होती है, ए क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। एसआई यूनिट बतानी है रो की, तो रो को निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर ए बाई एल इज इक्वल टू रो, है ना। आर का जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है ओम होती है, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो इसको ऐसे बोलो चाहे ऐसे लिख के बोलो ओम मीटर, क्लियर है ना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के भी चांस बनते हैं पेपर के अंदर, कैसे कि किसी भी वायर की लेंथ को डबल कर दूं ट्रिपल कर दूं, एरिया हाफ हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, पहले रेजिस्टेंस उसका 5 था तो अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना, इस तरह से ध्यान रखना। चलो एक ये न्यूमेरिकल है, इसको भी देखो। देखो द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर, तो लेंथ दे दी है 3 मीटर और रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दे दी है 60 ओम, और एरिया कितना है 4 इंटू 10 की पावर -7। कैलकुलेटर रो की वैल्यू बतानी है, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आर ए बाई एल, अभी हमने कैलकुलेट करा है, तो R कितना था 60 इंटू एरिया कितना है 4 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में L कितना है 3, 3 से करूंगा तो इसका कितना आ जाएगा 20, 20 होगा 80, 80 इंटू 10 की पावर -7 लिख दो, या इसको 8 इंटू 10 की पावर -6 लिख दो,
और ओम मीटर लगा, है ना। या किसी केस में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक मटेरियल की, चाहे कॉपर का हो, चाहे एल्यूमिनियम का हो, चाहे आयरन का हो, फिक्स होती है। ये वैल्यू दे दी जा सकती है और इनमें से कोई और वैल्यू पूछ सकते हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि देखो एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, आर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आर के जो रजिस्टिविटी होती है उस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आओ देखो, स्टेट हाउ वुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बी इफेक्टेड इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ डबल। एक वायर है, वायर की लेंथ को खींच के मैं डबल कर दूं, लेंथ पहले लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर थी, अब खींच के उसको डबल कर दूं, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, obvious सी बात है। जैसे इतना मोटा वायर था, इसको खींचूंगा तो ये पतला हो जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर। तो रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, देखो मैंने अब पहले भी बताया था, 2-4 क्वेश्चन पहले जो बनाए हैं, और अभी भी बता रहा हूँ, फिर से देख लो। R इजिकल टू रो एल बाई ए, इस फॉर्मूला के अंदर जो रो होता है ये मटेरियल का फिक्स होता है ना। अगर उस मटेरियल का एक छोटा सा टुकड़ा हो, चाहे 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर लंबा टुकड़ा हो, उसकी जो रजिस्टिविटी है ये फिक्स होती है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती, चाहे उसकी कोई भी डायमेंशन, लेंथ को बड़ा कर दूं, चाहे उसका एरिया को कम कर दूं, ज्यादा कर दूं, डजेंट मैटर। तो इस केस में क्या आ जाएगा, जो स्पेसिफिक रजिस्टिविटी है वो कोई भी चेंज नहीं दिखाएगी, या नॉट अफेक्टेड दिखाएगी, है ना, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता किसी भी डायमेंशन के ऊपर, ठीक है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड आया है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट बताता चलूंगा। स्टडी द आईवी ग्राफ। देखो हम क्या पढ़ते हैं, वी आई ग्राफ पढ़ते हैं, ये आईवी ग्राफ है, ठीक है। स्टेट करेक्ट स्टेटमेंट, इन तीनों में से स्टेटमेंट बतानी है। देखो चलो पहले थोड़ा सा उसको बता देता हूँ, वी आई ग्राफ को। ये होता है आई और ये होता है वी। वी आई ग्राफ बनता है जो ओम्स लॉ को डिफाइन करता है, ठीक है। कभी कभी ये पूछा जाता है, जैसे ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, है ना, जो यहाँ लिख देते हैं। चलो, करंट फ्लो करता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो देखो आई वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बाद में हम इसको ऐसे लिखते हैं, वी इजिकल टू ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते, बताओ। तो आई वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वी भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, इसका मतलब ये दोनों के दोनों सही बात है, ठीक है। लेकिन इस रिलेशन को सोल्व करूंगा, वी अपॉन आई निकालूंगा तो आर आएगा, मतलब हमने वी अपॉन आई का जो रिलेशन बनाया है ये किसी कांस्टेंट के बराबर रखा है, बाद में हमने इसको रखा है रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, वी आई और आई वी दोनों बराबर कैसे नहीं है उसको मैं बता देता हूँ। इस केस को सोल्व करने के लिए हमें स्लोप की जरूरत पड़ती है। स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का रेशियो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे वी है, वी अपॉन आई, तो ये वी अपॉन आई मतलब कौन सा, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। इस केस में क्या हो जाएगा, आई बाई वी हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन आर हो जाएगा। बोलो, ये रेजिस्टेंस को फॉलो करता है, तो 1 अपॉन आर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट होता है, तो 1 अपॉन आर मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा या रेसिप्रोकल, देसी लैंग्वेज में बोलो तो इसका मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। बड़ी क्लासेस में 12th क्लास में पढ़ोगे वैसे तो मैं बता देता हूँ। रेजिस्टेंस का मतलब किसी चीज को रोकना, मतलब देसी भाषा में इस करंट के चैप्टर की बात करूं तो करंट के फ्लो को रोकता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इस केस में तो रोक ही नहीं रहा, इसका मतलब ये जाने दे रहा है करंट को, मतलब कंडक्टेंस का काम करेगा, कंडक्टिविटी की सेंस हो जाएगी, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हुई। कई बार बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर ये वाला ग्राफ भी सही है, वी आई का आई वी का भी सही है, तो इसका डाउट क्लियर कर लेना, हाँ कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इस केस में क्या देखना है, देखो जो R1 है, R2 है, R3 है, ये तीनों के तीनों इनके स्लोप के हिसाब से हम इनको सोल्व करेंगे। तो जो R1 है, R2, R3 ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, तो जिसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसके अंदर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो R2 के अंदर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, R3 के अंदर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये सबसे कम रेजिस्टेंस दिखाएगा, मतलब कंडक्टेंस सबसे ज्यादा दिखाएगा, है ना। तो मतलब R3 सबसे ज्यादा दिखाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा।
R3 में सबसे ज़्यादा, R2 फिर R1, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस या रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, है ना, इसको ध्यान रखना। चलो क्लियर, ये दोनों बातें, मतलब देखो डिटेल एनालिसिस करना किसी भी चीज का साथ साथ क्वेश्चन करते टाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन तो हम लोग वैसे भी एनसीईआरटी की बुक लगा लो, चाहे कोई रेफरेंस बुक होती है, आजकल रेजुलेंस वगैरह मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है, वहां से हम कर लेते हैं, लेकिन कोई अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हमें नहीं मिलता। हो सकता है मेरी एक्सप्लेनेशन में भी कुछ थोड़ी बहुत 2% कमी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा चीजों को एलोबरेट करना, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर, चलो इधर आओ। देखो, यूजिंग ओम्स लॉ डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम, मतलब 3 ओम का कोई रजिस्टर है सर्किट के अंदर, डायग्राम में दिखाया है, डायग्राम भी दिया है, की क्लोज है, ठीक है, की का कोई फंक्शन ही नहीं। तो देखो मैंने पहले बताया था ओम्स लॉ के ऊपर डायरेक्ट ये क्वेश्चन डिफाइन ओम्स लॉ, ड्राइव या ड्रो वी आई डायग्राम, ऐसा ना आके कोई ना कोई सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे या कैसे इन ओम्स लॉ को यूज करेंगे। देखो ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, यहाँ से करंट जाएगा तो ये 2 ओम में, 3 ओम में, 1 ओम में, मतलब सारे के सारे सीरीज में जुड़े हैं। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लो, आर इक्विवेलेंट कितना, 2 और 3 5 और 1 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। करंट निकालेंगे V इज इक्वल टू आई आर, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई आर, V कितना है 2 और R कितना है 6, मतलब 1/3 एम्पियर, है ना। इसको 0.33 लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ और निकालना होता है, मतलब एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे जाना होता है, तो हमेशा ध्यान रखना इन वैल्यूज को फ्रैक्शन में रखना, मतलब काटना नहीं, इसको ऐसे पॉइंट में नहीं लिखना, फ्रैक्शन में ही छोड़ देना। और राइट आंसर मतलब जैसे पेपर होता और अगर तुम्हें करंट ही निकालना होता, अगर 1/3 छोड़ दोगे तो गलत नहीं होगा, कभी ये सोचो। लेकिन मैंने जनरली बच्चों को जैसे बताया है कि करंट की वैल्यू होती है हमेशा मिनिमल वैल्यू होती है, मिनिमल मतलब मिनिमम, जैसे आप बोलना चाहो, जस्ट use some scientific and technical terms, ओके। चलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो V की वैल्यू बतानी है इसमें, V इज इक्वल टू आई आर, तो V कितना हो जाएगा भाई, V निकालना है, I कितना है 1/3 और R की वैल्यू 3 है, मतलब 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जो होती है उसको वोल्ट में डिफाइन करा जाता है, और बोलने की सेंस में वोल्टेज भी बोलते हैं, आप लोगों ने देखा हो तो, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस कभी कभी हो जाते हैं। चलो, आज तो कुर्ता पजामा पहना है भाई, पहली बार, पहली बार तो क्या पहना, कई बार पहना, लेकिन वीडियो के सामने कल वाली वीडियो जो बना रहे थे ना, बीच में थोड़ी सी लाइटनिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए बीच सेशन छोड़ना पड़ता है। 4 ही क्वेश्चन कराए थे, 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे रह गए, उसके बाद कर नहीं पाए। तो पेपर तक आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक्स के PYQ वगैरह मिल जाएंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। चलो टाइम वेस्ट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन एक और आ गया, थोड़ा सा केस बेस्ड कह सकते हैं, केस मतलब कोई सिचुएशन दे रखी हो, सिचुएशन नहीं होती वैसे, सिचुएशन होती है, सिचुएशन मतलब सिचुएशन, नॉट सिचुएशन। इन केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, सारे के सारे 4 वायर हैं एक ही तरह से बने, रेजिस्टेंस विल बी द मिनिमम, रेजिस्टेंस को मिनिमम बनाना है, तो देखो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना, सेम वायर है तो इसके तो खेल पहले ही खत्म हो गया, रो का तो L बाई ए हो गया, मतलब रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली। अगर रेजिस्टेंस को मिनिमम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, है ना। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, अगर डायमीटर वगैरह की सेंस ली गई है तो, ठीक है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, आर को बड़ा करना पड़ेगा, आर की सेंस यहाँ पर क्या है, डायमीटर के रेस्पेक्ट में है, मतलब डायमीटर को मैं बढ़ा दूंगा तो मेरा ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी तो आर कम आएगा, और लेंथ को भी मैं कंपेरेटिव क्या करूंगा, नीचे ही रखूंगा, मतलब कम ही रखूंगा। तो देखो इन चारों केसेस में आर का मतलब डी, डी मतलब डायमीटर, है ना, आर और डी एक तरह से सिमिलर है क्योंकि डायमीटर का हाफ ही तो रेडियस होती है। इन चारों केसेस में सबसे बड़ा डी कहाँ दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है, इसी को ऑप्शन में मार, खेल खत्म, है ना। चलो देखो थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना, अब सिचुएशन बनाने के सेंस में या मतलब पेपर बनाने के सेक्शन में यहाँ पर मान लो बी सेल लिख देगा, है ना, ऐसा बनता नहीं रियल लाइफ में, इट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ओके। लेकिन
इस सेंस में अगर मैंने बोला है डी जहां मैक्सिमम दिखे वहां मार दो, क्योंकि एरिया की वैल्यू बड़ी आ जाएगी, रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा। इस केस में ऐसा नहीं मार सकते, इस केस में ये मार देंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराता हूँ मैं, जहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। दिमाग है तो लगाना, नहीं है तो सीख लो भाई, हो जाएगा दिमाग में। चलो देखो क्वेश्चन क्या करे, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, एक तरह से ये लगा लो कि सर्किट कंप्लीट होता है और उसके अंदर अगर ओवर करंट हो जाता है, करंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, जितने की इलेक्ट्रिक अप्लायंस को जरूरत होती है उससे ज़्यादा करंट होता है, तो वहाँ से वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि घर में लगे हुए और भी अप्लायंसेज होते हैं घर में या किसी भी फैक्ट्री वगैरह में, कहीं भी एक डोमेस्टिक सर्किट जो बनता है उसके अंदर सर्किट जब कंप्लीट नहीं होगा तो ज़्यादा डिवाइसेज वहाँ पर खराब नहीं होंगे। कई बार हमने देखा होगा बिजली कम या ज़्यादा ऐसा होता है घरों में, गाँव में, तो ऐसे बोलते हैं ना, लट्टू बढ़ गया, राड बढ़ गई, पंखा बढ़ गया, सुना होगा आप लोगों ने, बढ़ गया। बढ़ना क्या होता है, बढ़ना मीन जलना, जलना मतलब ओवर करंट की वजह से वो चीज़ वहाँ पर जो वायरिंग होती है वो मेल्ट हो जाती है। फिर बोलते हैं ना कूलर की मोटर बढ़ गई, तो उसको बंधवा के लाते हैं दोबारा से, उसके अंदर कॉपर की वायरिंग करी जाती है ताकि सर्किट कंप्लीट हो सके, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा है जिसके अंदर करंट है 5 एम्पियर का, मतलब इतने पे वो काम कर सकता है, 220 वोल्ट के ऊपर, और 3 किलोवाट की पावर जनरेट करता है, ठीक है। तो देखो इसके हिसाब से क्या निकाल सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर जब सर्किट बनाया गया होगा तब यहाँ पे कितना करंट रहा होगा। तो देखो पावर क्या होता है, P इजिकल टू वी आई, है ना। पावर कितना है, 3 किलोवाट को वाट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। V कितना है, 220 इंटू आई निकाल लेंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो 3000 अपॉन 220, ये आई की वैल्यू आएगी, ये से कट जाएगा, 2 से 11, 2 से 150, 150 बाई 11 कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 4, 11 तिया 33, 11 छिका 66, लगभग 13.6 एम्पियर का करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, है ना। और ये क्या कहता है, 5 एम्पियर के करंट की कैपेसिटी है, एक तरह से 5 एम्पियर का ही करंट होल्ड कर सकता है। और जब सर्किट के अंदर 13.6 का करंट जाएगा तो क्या होगा, जब हीटर को ऑन करूंगा तो क्या होगा, 13.6 आएगा, तो एकदम से बम, बम तो कहाँ बोलता है, बड बोलता है। लट्टू वट्टू बल्ब वगैरह फूटते देखे हैं, बड बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और फर्दर डैमेज को रोक देगा। इस तरह से सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है मेरी तरफ से। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा मतलब विजुअलाइज करना, है ना, मतलब विजुअलाइज भी करना और एनालाइज भी करना। यू गॉट माई पॉइंट। इंग्लिश का पेपर आ रहा है वैसे तो 10th क्लास वालों का, सो आई एम ट्राइंग टू पुट सम हेल्दी वर्ड्स इन माई वोकेबुलरी एंड इन माई कम्युनिकेशंस so that you can make me understand in a better way. इंग्लिश बोल के मजा आता है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टेट ओम्स लॉ, राइट द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओम्स लॉ के बारे में बताना है। ओम्स लॉ क्या होता है, मैं बार बार बताते हुआ चल रहा हूँ। करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला भी बना के बताई देना, V इजिकल टू आई आर कहाँ से बना है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी आई समथिंग समथिंग, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी है 3 के केस में, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ये बताना है आपको। फाइंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलो चाहे R इक्विवेलेंट बोलो, पूरे सर्किट का बताना है। तो देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर कितना हो जाएगा, आर एलसीएम आ जाएगा 2 बाई आर हो गया, मतलब आर बाई 2 इसका रेसिप्रोकल भी करना ध्यान रखना, क्योंकि ये तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट आता है इन दोनों का। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट को करूंगा तो इन दोनों की जगह हटा के आर बाई 2 का सर्किट लगा सकता हूँ, कहने का मतलब ये हुआ।
बड़ी क्लास में 12th में पढ़ोगे ना इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में है, तो r/2 में r जोड़ूंगा, ये आधा है ये एक है, एक और आधा कितना होता है, डेढ़, डेढ़ का मतलब 3/2, जय बाबा की, है ना। ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन हाँ इस तरह का क्वेश्चंस, मतलब ये वाला तो देखो, अगर सीबीएसई थोड़ा सा रहम करेगा, 40% पेपर तो होता है इजी होता है, हाँ। मैं बता देता हूँ, कुछ बड़े बड़े स्कूल के ब्रांड ऐसे हैं जो किसी टीचर को चेक करने के लिए उनके बच्चों से पेपर लिया जाता है, तो इतने हाई लेवल के क्वेश्चन डालते हैं, उनको ये नहीं पता सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है, सीरियसली बता रहा हूँ, पूछ के देख लेना, है ना। उनको ये नहीं पता, सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से चलो ना, हर बच्चे को आइंस्टाइन थोड़ी बनाना है। लो मैं पूछता हूँ, कोई अगर ऐसा लगता है धुरंधर फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में लगता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, मैं पूछता हूँ, अब मैं पूछूंगा तो फिर वो बोलेंगे कि इतने हैवी लेवल के क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। तो 10th क्लास के लेवल के बच्चे को अगर आपको सिखाना है तो आप सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से चले। सीबीएसई का पैटर्न क्या कहता है, 40% इजी होता है, लगभग 30% क्या होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब ठीक ठाक होता है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता। और लास्ट का जो 30% बचता है, ये बनता है थोड़ा सा हार्ड, है ना। इसमें अनएक्सपेक्टेड चीज, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे केस स्टडी वगैरह पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करा जा रहा है, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस है उनके ऊपर ज्यादा टारगेट करा जा रहा है, इस तरह की चीजों को इंट्रोड्यूस करके, ताकि पेपर में बच्चे का मेंटल लेवल चेक करा जाए कि वो चीजों को डायरेक्ट रट्टा मारने वाला काम तो नहीं कर रहा है। क्रैमिंग वाले आज देखा होगा ना आपने कि दो दो पेज के आंसर्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, मतलब एसएस में लगा लो, हिंदी में लगा लो, उनको टू द पॉइंट लिख देते हैं बच्चे। तो इस वाला जो पोर्शन है ना, इसके अंदर आपको, आपका अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये वाले क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। मैंने भी आप लोगों को बताया है, 80 में से मैं इतने नंबर के लिए लड़ता हूँ हमेशा, है ना। आप बोलोगे सर आप इतना अच्छा या बुरा कैसा पढ़ाता हूँ, पता नहीं, वो तो आप लोगों को पता है। तो 80 में से 80 के लिए क्यों नहीं लड़ते। अब झूठी तारीफ करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ इतने नंबर अगर बच्चा ईमानदारी से सीख लेगा ना, तो बचे हुए 5 नंबर को खुद से ही ट्राई कर लेगा। सच हमेशा कड़वा होता है, सच को स्वीकार करने के लिए भी आपका मेंटल हेल्थ काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन योर डेली लाइफ। चलो इंग्लिश के एक देखा दे वर्ड निकल ही आते हैं ना, क्या करें, मेरे मुंह में से इंग्लिश के वर्ड निकल जाते हैं, मैं बिचल जाता हूँ ना, मेरे को याद नहीं रहता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 20 ओम, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ड्रॉ ए करंट 5 एम्पियर, हीट डेवलप इन आयरन, हीट पूछा, एक नंबर फ्री में दे रहा है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछ लो, चाहे हीटिंग इफेक्ट वाला जो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू I² RT, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो हीट ही पूछा है, H क्या हो जाएगा I², सीधा कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू R कितना है 20, सीधी वैल्यू दे रखी है भाई, पैनिक नहीं होना। देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो कुछ पैनिक होने वाली चीज बनती है तो वो यहाँ पर ऐसे दे देगा 1 मिनट, है ना, ध्यान रखना ये सेकंड में होता है, बस यही खेल है। यहाँ पर अगर मिनट में दे देगा, 1 मिनट 2 मिनट दे देगा, तो थोड़ा सा आप अगर डायरेक्ट मिनट की वैल्यू पुट करोगे या 90 मिनट समथिंग ऐसा दे देगा, तो आप सोचो घंटे में कन्वर्ट कर दें। बस ये ध्यान रखना ये जो टाइम होता है सेकंड में लेना है। देखो 25 दूनी 50, 50 दिया 150, 1020, 15,000 जूल, हीट की यूनिट भी ध्यान रखना, 15,000 जूल। कैलकुलेशन वगैरह को थोड़ा सा देख लेना, अगर कुछ गलती होने के चांसेस बनते हैं, बाकी तो फ्री में एक नंबर दे रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल के दो वायर है ए एंड बी हैविंग सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है, डायमीटर अलग अलग है, आर कनेक्टेड वन बाय वन इन सर्किट, ठीक है। Which of one of these two wires will offer more resistance to flow the current in the circuit, हाँ, दोनों के अंदर ये बताना है कि इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो देखो सेम मटेरियल का बना है तो रो की वैल्यू सेम हो जाएगी, लेंथ सेम खुद बोल ही रहा है, ठीक है। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, जो R होगा वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
अब एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर, मैंने अभी आपको बताया था, मतलब जिसकी भी वैल्यू आर की वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ज्यादा किसकी है, इसकी है, तो ये वाला मतलब बी कम हो जाएगा और ए ज्यादा हो जाएगा। ए की वैल्यू कम है ना, ए की वैल्यू कम है, यहाँ पर देखो एक एग्जांपल थोड़ा सा समझते हैं। आर निकालना है, एक तो मान लो 10 हो 1/10 और एक 1/20 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 और ये कितना आ जाएगा 0.05 है ना। तो अगर एरिया की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो रेजिस्टेंस कम आ रहा है, और एरिया की वैल्यू अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। हमें क्या बताना है, मोर रेजिस्टेंस बताना है, मतलब हमें एरिया कम चाहिए। तो छोटा एरिया किसका है, ए का है, तो ए विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस, है ना। क्लियर, मैंने पहले भी बताया है, अब फिर से बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं जहां पर आपको ऐसा हो गया तो कैसा हो जाएगा, ये नहीं तो वो नहीं, समथिंग इस तरह की जो सिचुएशन बनती है उसको थोड़ा सा टैकल करने के लिए फॉर्मूले भी आने चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए, और थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, कौन सी चीज किस पे डिपेंड करती है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो न्यूमेरिकल है, केस बेस्ड न्यूमेरिकल है, थोड़ी सी लैंग्वेज वगैरह फालतू की थी वो मैंने लिखी नहीं। ये कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम है कि 4 ओम का रजिस्टर, 6 ओम का, 16 ओम का, ये बी पॉइंट है, ये 8 है, ये 8 है, ये सी है, ये की लगी है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, बाकी आप लोगों को फालतू की बातें हैं। इन द गिवन सर्किट सम रजिस्टर आर अटैच समथिंग समथिंग फाइंड द समथिंग, ये कोई काम की बात नहीं। टोटल रेजिस्टेंस बताना है, मतलब आर इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में सारे के सारे कैसे हैं, सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 और 4 10 और 16 26 ओम। ये तो सिंपल है, देखो सिंपल तो सारे ही होते हैं अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए तो। बी एंड सी के बीच में, देखो बी एंड सी के बीच में क्या है, 8 8 के दो पैरेलल के अंदर है, तो 1/8 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा 2/8, इसका मतलब 1/4, ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4। ठीक है, I की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो इसका मतलब ये हुआ, इनको हटा के मैं क्या लगा सकता हूँ, 4 ओम का रजिस्टर लगा सकता हूँ। तो 4 और 6 10, 10 और 16 26 और 4 30, मतलब R इक्विवेलेंट पूरे ही सर्किट का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और V की वैल्यू कितनी है 6 है, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I कितना हो जाएगा V/R, तो कितना हो जाएगा 6/30, मतलब 1/5 या 0.2 एम्पियर। क्लियर, चलो ये हो गया। 16 ओम का रजिस्टर या 8 8 के दो रजिस्टर पैरेलल में जोड़ेंगे, किसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, मतलब V की वैल्यू किस में ज्यादा रही होगी। तो देखो 8 8 के दो लगा रहा हूँ यहाँ से, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी बन रही है 4 बन रही है ना। इसका तो मतलब कंक्लूजन 4 ओम बोल सकता हूँ, है ना, इस सारी बात का मतलब 4 ओम। तो 4 ओम में ज्यादा V होगा कि 16 ओम में ज्यादा V होगा, पता नहीं भाई, एक बार देखते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, है ना, I को तो एक बार भूल जाओ, R V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, है ना। तो R की वैल्यू ज्यादा होगी, वहां पर V की वैल्यू ज्यादा रही होगी, तो 16 में ज्यादा होगी कि 4 में, आप बताओ। पढ़े लिखे, पढ़े लिखे बेशक कम है भाई, शकल तबेशक देसी, देसी देसी, सुना ना गाना। चलो तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि R की वैल्यू 16 में ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू 4 ओम, या इसको 8 8 के दो पैरेलल कॉम्बिनेशन। यू गॉट माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये देखो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई ए चार्ज ऑफ 500 कूलम, है ना। तो हम सबसे पहले जो डेटा दे रखा होता है उसको लिखते हैं, क्यू की वैल्यू कितनी है 500 कूलम। इफ करंट ड्रॉन ऑफ इतना, मतलब मैंने थोड़ी लैंग्वेज को शॉर्ट करके लिख दिया है, तो वैल्यू वैल्यू लिख लो। करंट मतलब आई की वैल्यू है 25 मिली एम्पियर, ठीक है। फाइंड द टाइम, टी पूछा है ना। तो देखो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो यही कहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। तो आई की वैल्यू क्या होती है Q/T, इसी के ऊपर नॉर्मल पूछ लिया। टी इधर आ जाओ, आई इधर आ जाओ, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू कितनी है 500 और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मिली एम्पियर में है, इसको अपने को एम्पियर में बनाना है, तो क्या करेंगे 10⁻³
तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -3 है ना। इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 500 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, अपॉन में 25 हो जाएगा। 25 से काटूंगा तो 20 है ना। 20 को आगे 3 जीरो और लगा दो, ये सेकंड में आ जाएगा है ना। अगर आपको सेकंड में बताना, जनरली तो टाइम सेकंड में होता है, लेकिन अगर आप इसको मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, घंटे के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर घंटे के अंदर ही कन्वर्ट कर लो तो 60 से करोगे तो मिनट, और 60 से करोगे तो घंटे, तो सीधा 3600 से डिवाइड कर दो है ना। काट दो, अगर कुछ कट रहा है तो 4 से काटोगे तो 4 निमा 36, 4 से 50, 50/9 आवर्स। क्लियर। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई हैं दो टर्मिनल, ये ऐसे स्ट्रक्चर दे रखा है, ये प्लस माइनस का बैटरी से आ रहा है। तो यहाँ से हमें बताना है कि इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। सारा का सारा खेल तुम्हें बस ये देखने के लिए है कि करंट का अगर फ्लो हो रहा है और करंट बाई डायरेक्शनल हो रहा है, बाई डायरेक्शनल दो डायरेक्शन में अलग अलग डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ से चीज़ें होती हैं पैरेलल के अंदर कॉम्बिनेशन। और अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट जा रहा है, मतलब सारे डिवाइसेस के अंदर सेम करंट जा रहा है, वो सीरीज में होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो 3 का रजिस्टर लगा है और 6 ओम का रजिस्टर लगा है, इन दोनों के अंदर अलग अलग करंट का सोर्स हो जाएगा। तो 3 और 6 पैरेलल में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/6, उल्टा करूंगा तो 6/3 मतलब 2। इसको हटा के तो मैं 2 ओम का एक सिंगल रजिस्टर लगा सकता हूँ। अब ये और ये आपस में पैरेलल हो गए, 2 2 और 2 कितना हो गया 4। छोटा क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा डीप बताने की जरूरत मैंने समझी नहीं, है ना। तो देखो 18 क्वेश्चन हो गए हैं, ब्रेक ले लेके क्वेश्चंस कराने पड़ रहे हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज। अब पहले 16 क्वेश्चन कराने के बाद अब फिर ब्रेक लेके करा रहे हैं। तो 18 क्वेश्चन होने के बाद आप लोगों को ये तो समझ में आने लग गया होगा कि पेपर का पैटर्न कैसा हो गया है। क्लियर। हाँ, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। वो जमाना गया जब डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, आ भी सकते हैं अभी भी, लेकिन चांसेस उसके कम हो गए हैं। तो चलो और क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे पैटर्न और चेंज होता जा रहा है। सब प्रीवियस ईयर के हैं, अगर आप कोई पिछले साल का या उससे पिछले साल का उठा के देख लेना। आई थिंक 2024 या 23 में ही चल रहे हैं अभी, है ना, और पीछे अभी तक पहुंचे नहीं है। 4-5 साल के प्रीवियस कर लोगे तो मोर देन सफिशियंट होते हैं। टाणा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो ये भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ सर्किट इज डिक्रीज टू 1/3। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V की वैल्यू को हमने 1/3 कर दिया है टू इनिशियल वैल्यू while its resistance remain unchanged, है ना। रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। what change will be observed in the current, है ना। देखो V की बात हो रही है, I की बात हो रही है, R की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये ओम्स लॉ के ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन। ये वाली बात तो समझ में आ गई। हाँ देखो आगे पूछा नेम एंड स्टेट द लॉ, तो ये ओम्स लॉ के ऊपर है। और ये पूछा कितना चेंज हो जाएगा। देखो अगर आर को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं तो वी और आई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। अगर वी को मैं रिड्यूस कर रहा हूं तो आई को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, तो 1/3 हो जाएगा। टी एच क्या थर्ड लगाओ, हाँ 1/3 टाइम्स हो जाएगा, है ना, या 1/3 तक हो जाएगा। दोनों में फर्क होता है। देखो रिड्यूस या डिक्रीज टू 1/3 या रिड्यूस या डिक्रीज्ड बाय 1/3, दोनों में फर्क होता है। टू का मतलब होता है वहां तक और बाई का मतलब होता है उतने से, है ना। दोनों में इसका मतलब है 1/3, मतलब पहले 3 था तो अब 1 रह गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ। तो करंट भी ऐसे हो जाएगा, 3 में से 1 रह जाएगा। और ओम्स लॉ की डेफिनेशन मैं बार बार बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से 2v1 वोल्ट, है ना। तो ये सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के ऊपर है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो क्या होता है, ये पढ़ा है V इजिकल टू W/Q। इसका मतलब क्या है देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, मतलब पहले पोटेंशियल निकालते हैं फिर पोटेंशियल डिफरेंस पे बात करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजने के लिए जो हमें वर्क डन लगता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, है ना। और एक पॉइंट का पोटेंशियल दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल, इन दोनों के पोटेंशियल्स का डिफरेंस लेते हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। है बस सुन में। तो 1 कब आएगा, जब ये भी वैल्यू 1 हो ये भी वैल्यू 1 हो।
तो इस 1 वोल्ट की जो डेफिनेशन है, इसको मैं ये बोल सकता हूँ, जब 1 कूलाम चार्ज को हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए 1 जूल का वर्क डन लगे, क्योंकि ऐसा यूनिट वर्क डन की क्या होती है, जूल होती है। तो 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम हो या 1 जूल का वर्क डन लगे जब 1 कूलाम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में या कोई भी अपने हिसाब से पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई में भेजने के लिए जो लगे, तो वहां पर निकल के आता है 1 वोल्ट। और दो, जैसे देखो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, यहाँ का कोई पोटेंशियल रहा होगा, यहाँ पे कोई पोटेंशियल रहा होगा, दोनों का जो डिफरेंस निकलता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। हाँ, डिफाइन इसको भी वोल्ट की तरह वी से ही करते हैं, इसलिए दोनों का सेम फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस। कभी तुम लोगों ने पेपर वगैरह या मतलब बुक वगैरह में पढ़ा होगा, वही बात पोटेंशियल है, वही बात पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों में फर्क कहाँ से, मतलब होना तो चाहिए ना, लेकिन दोनों में मास्टर एक ही फॉर्मूला चिपकाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्ट ऑफ बैटरी ऑफ 4 1.5 वोल्ट, मतलब 1.5 वोल्ट की 4 बैटरी लगाई है और 5 ओम 10 ओम 15 ओम और एक प्लग की, इनके जो कॉम्बिनेशन है वो किस में है, सीरीज में है। ठीक है, तो डिवाइस लगा दो भाई, सिंपल सा ये डायग्राम बन जाएगा, कोई मुश्किल थोड़ी है। ऐसे लगाओ तो एग्जैक्ट तो ये बनेगा 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे की लगा दो, 5 का 10 का 15 का, और ये देखो 1.5 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो टोटल जो वोल्ट आ जाएगी या जो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 वोल्ट की आ जाएगी। ठीक है, करंट पूछा है, करंट पूछा है तो मतलब पहले हम क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा टोटल, तो सीरीज में तो सीधा जोड़ो, 15 और 10 25 और 10 30, 30 ओम का हो जाएगा। वी की वैल्यू है तो वी इज इक्वल टू आई आर लगाओ, सिंपल सा इक्वेशन है। आई क्या हो जाएगा, वी बाई आर, वी कितना है 6/30, मतलब 1/5 या 0.2 एम्पियर। आई तो हो गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 10 ओम में, तो वी इज इक्वल टू आई आर फिर लगा दो। तो आई की वैल्यू कितनी है सर्किट में 0.2 और आर की वैल्यू कितनी पूछे 10 में, हाँ तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2v। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ पैनिक होने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या पूछा है क्या बताना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मज़ा आ रहा है अब क्वेश्चन करते करते, है ना, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होने लग गया, मैं भी थोड़ा सा ऐसे फील कर रहा हूँ कि हाँ पेपर का अगर कुछ लेवल एक्सट्रीम लेवल होता है तो हम वो चीज़ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। चलो आओ, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ इतना, रजिस्टिविटी इतनी है, व्हाट विल द लेंथ, लेंथ निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला बताया है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एल निकलेगा तो क्या हो जाएगा आर ए बाई रो इज इक्वल टू लेंथ, है ना। इसमें वैल्यू पुट करो, सीधी सीधी वैल्यू पुट करते हैं, आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, और एरिया कितना हो जाएगा, देखो एरिया है डायमीटर के हिसाब से, अगर डायमीटर के रेस्पेक्ट में निकालो तो डायमीटर, नहीं तो रेडियस निकाल लो। रेडियस कितनी हो जाएगी 0.1 हो जाएगी। mm का मतलब क्या हो जाएगा -3 मीटर में, और इसका स्क्वायर करना है ना, और पाई भी है साथ में, पाई आर स्क्वायर, ये आर आर की वैल्यू हुई और पाई आर स्क्वायर, तो इनटू पाई, पाई को पाई लिखो तो पाई लिख लो, नहीं तो कट रही है वैल्यू तो ठीक है, 10 की पावर -3 0.1, चलो सारा ही लिख देते हैं, है ना, अपॉन में एरिया क्या लिख दिया, अच्छा रो की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर 14 इंटू 22 इंटू, इसके बदले में 10 की पावर -1 लिख लूँ, देखो 0.1 है, इसको मैं 1/10 लिख लूँ और ये पावर -1, तो -1 है तो ये माइनस की 4 हो जाएगी, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -8, अपोन में कितना आ जाएगा 7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -8। देखो -8 से -8 कट गया, मैंने इसलिए -8 बनाने के लिए लिखा है, नहीं तो सोल्व करोगे तो 6 कर लो, अपोन में इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा, वही बात वही है। इसके बदले का 10 यहाँ लिख लो, ठीक है, 7 दूनी 14,
2 8 16 और 2 से यही काट दो ना, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 से 11, 11 5 55/2 मतलब 27.5 मीटर ये लेंथ आ गई है ना। ठीक है, यहाँ तक तो एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से सही होगा, कैलकुलेशन देख लेना, मेथड सही है, ये गारंटी है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल। डायमीटर को डबल कर दूं, देखो जो नॉर्मल फॉर्मूला है यहाँ पर डायमीटर यहाँ डबल हुआ है, तो डायमीटर मतलब एरिया को कैसे अफेक्ट कर रहा है। डायमीटर अगर चेंज हो रहा है तो एरिया भी तो उसके स्क्वायर के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, बोलो। क्योंकि डायमीटर को 2 से डिवाइड कर लूँ, चलो ये लगा लो, ये डायमीटर ही तो हुआ ना, मतलब अब रेडियस बन गई, डिवाइड बाई 2 कर दिया। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, पहले ये रेडियस थी, पहले इसका स्क्वायर था, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। ये पहले एरिया निकालने के लिए, पाई तो है ही, पाई का खेल नहीं, आर आर का बताना चाहता हूँ, क्योंकि पाई तो दोनों केस में सेम रहेगा, पाई में तो कोई चेंज नहीं रहा। ये पहले का एरिया निकलेगा, ये बाद का निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, d²/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4d²/4, देखो 4 से 4 कट गया, ये क्या है 1/4d², मतलब जो नॉर्मल d² है या मतलब d है उसका चौथा हिस्सा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा d² आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये इसका 4 गुना होगा कि नहीं होगा बाद वाला, बोलो। इसका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। एरिया 4 गुना हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 गुना कम हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दो, सीधा खेल खत्म। इसको 4 से करेंगे तो 4 × 12, 2 4 5 नहीं सही है 4, हाँ 3.5, खेल खत्म। क्या पूछा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट देख लेना, हो सकता है कोई जल्दबाजी में कोई 2 से काटने के चक्कर में 3 से कट गया हो, समथिंग ऐसा। बाकी मेथड बिल्कुल सही है, इसकी अपनी गारंटी है। कभी कभी माइंड में कुछ और चीज़ आ जाती है ना, तो माइंड में फिजिक्स के टीचर हो के माइंड में क्या आ सकता है, गैलीलियो की कहानी। चलो अभी ब्रेक लेते हैं इसमें, है ना, वीडियो में। बाकी जो है वो बाद में करेंगे, फिर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा ना, अभी थोड़ा जिम का टाइम होगा, जिम वगैरह करते हैं, बाकी चीज़ बाद में करेंगे।